सोचिए दोस्तों, जनवरी 2015 की एक बेहद ठंडी रात जब तमिलनाडु का एक शांत गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब भारत के इतिहास की सबसे शातिर और हैरान कर देने वाली बैंक डकैतियों में से संगीत एक को अंजाम दिया जा रहा था। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। एक नेशनलाइज्ड बैंक के स्ट्रांग रूम को तोड़कर लुटेरे थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 48 से 50 किलो सोने के आभूषण लेकर रफू चक्कर हो गए, जिसकी कीमत उस समय 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। लेकिन इस पूरी डकैती का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला सस्पेंस ये 15 करोड़ का सोना नहीं था, बल्कि वह अनोखा तरीका था जिससे लुटेरों ने इतने भारी सोने को वहां से गायब किया। इतने भारी सोने को ले जाने के लिए उन्होंने किसी हाई स्पीड कार या बड़ी गाड़ी का नहीं, बल्कि मजदूरों वाले साधारण हाथ ठेलों यानी व्हील बैरोज का इस्तेमाल संगीत किया था। यह उनकी ऐसी सोची समझी चाल थी कि अगर रात के अंधेरे में कोई उन्हें देख भी लेता तो उन्हें केवल साधारण मजदूर समझता। किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि कबाड़ जैसे दिखने वाले उन ठेलों में करोड़ों का खजाना जा रहा है। तो आखिर कैसे एक छोटे से गांव के बैंक से रातों रात इतना सारा सोना गायब हो गया? कैसे लुटेरों ने बैंक की सुरक्षा को पूरी तरह से खिलौना बना दिया? और पुलिस के लिए यह केस एक ऐसी भूल भुलैया क्यों बन गया जिसके तार देश के 5 अलग अलग राज्यों से जुड़ गए? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस सनसनीखेज डकैती की परत दर परत मिस्ट्री खोलने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपको एक सेकंड के लिए भी पलक झपकने नहीं देगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो देखने में शांत है लेकिन अपराध के लिए एक गोल्ड माइन जैसी है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की कुंदरपल्ली की। ये जगह मैप पर मामूली लग सकती है लेकिन लुटेरों के लिए यह परफेक्ट जंक्शन थी। आंध्र प्रदेश की सीमा यहाँ से बस 1 किमी दूर है, यानी अगर लुटेरे यहाँ वारदात को अंजाम देकर भागे तो कुछ ही मिनटों में वे दूसरे राज्य की सीमा पार कर सकते थे, जहां कानून संगीत के हाथ पहुंचने में काफी वक्त लग जाता। लेकिन इस बैंक में सिर्फ पैसा नहीं था, यहाँ थे 10,500 से अधिक परिवारों के आंसू। ये कोई रईस लोग नहीं थे। इनमें शामिल संगीत थे दिहाड़ी पर पेट पालने वाले मनरेगा मजदूर, अपने खेत की मिट्टी से सोना उगाने वाले गरीब किसान, और वह पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा की थी और रिटायरमेंट के बाद अपनी मेहनत की एक एक पाई जोड़कर घर में थोड़ा सोना खरीदा था। उस बैंक के स्ट्रांग रूम में सिर्फ धतु नहीं थी बल्कि उन लोगों की जीवन भर की गाढ़ी कमाई और उनकी बेटियों की शादियों के सपने रखे थे। अब सवाल ये उठता है कि चोर इतने बेखौफ कैसे थे? असल में उन्हें बैंक की एक एक कमजोरी पता थी। लुटेरों ने ऐसी रेकी की थी जैसे वे बैंक के अंदर का नक्शा पहले से पढ़कर आए हो। बैंक की लापरवाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि करोड़ों का सोना रखा था लेकिन रात के सन्नाटे में रखवाली के लिए कोई गार्ड तक नहीं था। सुरक्षा के नाम पर जो इंतजाम थे वे भी मजाक जैसे थे। कैमरों का खेल, बैंक में लगे 5 में से 2 सीसीटीवी कैमरे तो पहले से ही खराब पड़े थे, मानो चोरों का काम आसान कर रहे हो। बेअसर अलार्म। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सुरक्षा अलार्म स्ट्रांग रूम या पुलिस स्टेशन से नहीं बल्कि मैनेजर के केबिन से जुड़ा था। चोरों के लिए इसे काटना या निष्क्रिय करना बच्चों का खेल था। ऐसा लग रहा था जैसे बैंक ने खुद ही चोरों को निमंत्रण दिया हो। जिस तिजोरी में लोगों का भविष्य बंद था उसकी सुरक्षा एक ढीले सिस्टम के भरोसे थी। चोरों को पता था कि सिस्टम कमजोर है, कैमरे अंधे हैं और अलार्म बेजान। बस इसी भरोसे ने उस रात एक बड़ी तबाही की पटकथा लिख दी थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस खौफनाक रात को जब चोर अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी रेकी का इस्तेमाल करके सुरक्षा घेरे को कैसे चकमा दिया? 23 से 24 जनवरी 2015 की सर्द और घनी रात थी। कुंदरपल्ली का पूरा इलाका गहरी नींद में डूबा था। चारों तरफ खामोशी पसरी थी, लेकिन बैंक की पिछली दीवार के पीछे अंधेरे के साये में कुछ लोग बहुत ही शातिर चाल चल रहे थे। ये कोई मामूली चोर नहीं थे, ये वह प्रोफेशनल अपराधी थे जिन्हें बैंक की रग रग की जानकारी थी। उन्होंने बैंक के मेन गेट को छूने की गलती तक नहीं की क्योंकि उन्हें पता था कि वहां कैमरा हो सकता है। इसके बजाय उन्होंने बैंक के पीछे बने उस पुराने मवेशी शेड का रास्ता चुना जो काफी समय से वीरान पड़ा था। अंधेरे का फायदा उठाकर वे दीवार के पास पहुंचे, एक छोटा सा छेद किया और चुपचाप बैंक के अंदर घुस गए। अंदर कदम रखते ही उनका पहला काम कोई लूटपाट करना नहीं बल्कि बैंक को अंधा और बहरा बनाना था। वे सीधे उन तारों के पास पहुंचे जो बैंक की सुरक्षा की जान थे। एक झटके में उन्होंने अलार्म और सीसीटीवी के सारे तार खींचकर अलग कर दिए। अब बैंक के अंदर ना कोई डिजिटल सबूत बचा था और ना ही कोई शोर मचाने वाला सिस्टम। बैंक के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। हर तरफ कागजों की धूल और पुरानी फाइलों की महक थी। लुटेरों के हाथ में टॉर्च थी जिसकी रोशनी बैंक के फर्नीचर पर पड़ते ही लंबी लंबी परछाइयां बना रही थी। वे बहुत ही संगीत शांत थे। उनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं हो रही थी। वे बस इशारों में बात कर रहे थे, जैसे कि उन्हें पहले से पता हो कि अगला कदम क्या उठाना है। वे जानते थे कि बाहर सन्नाटा है, लेकिन उनके कानों में हर छोटी सी आहट एक खतरे की घंटी की तरह बज रही थी। जब वे तिजोरी वाले कमरे तक पहुंचे तो उनकी धड़कनें तेज हो गई। उन्हें पता था कि असली खेल यही है। अब बारी थी उस बड़ी स्टील की तिजोरी की जिसे तोड़ना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी।
लेकिन चोरों के पास अपना मास्टर संगीतकार था अबार हुसैन। वो गैस कटर का ऐसा माहिर खिलाड़ी था जिसने न जाने कितनी मजबूत तिजोरियों के दांत खट्टे किए थे। अबरार ने बड़ी सावधानी से अपना संगीत सामान निकाला। उसने कटर की आग को बहुत नियंत्रित रखा था, क्योंकि उसे सोना चाहिए था, पूरी बैंक को जलाना नहीं। अगर कहीं कोई चिंगारी पास पड़ी फाइलों में लग जाती तो आग पूरे बैंक में संगीत फैल जाती और शोर मच जाता। लेकिन अबरार की कलाकारी कमाल की थी। उसने लोहे को काटते वक्त आग को एक घेर संगीत में रखा था। जैसे ही उसने कटर चालू किया, रात के सन्नाटे में चिंगारियों की एक बौछार सी हो गई। मोटी स्टील की दीवार जिसे कभी अभेद्य समझा जाता था, अबार के हाथों में मानो मक्खन की तरह पिघलने लगी। वहां धातु के जलने की गंध हवा में फैल गई और उस कटर की हल्की सी भिनभिनाहट किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही खौफनाक संगीत बज रहा हो जो उस बैंक की बर्बादी की कहानी लिख रहा था। तभी तिजोरी के अंदर एक चौंकाने वाला मंजर सामने आया। लुटेरों को लगा था कि उन्हें रात भर मेहनत करके कई लॉकर खोलने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला लॉकर तोड़ा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर 975 मखमली थैलियां करीने से रखी थी। जैसे ही उन्होंने एक थैली खोलकर देखी, उसे चमकता हुआ सोना था। देखते ही देखते उन्होंने कुल 48 किलो सोना बटोर लिया। ये सोना इतना ज्यादा था कि उनके थैले भर चुके थे और उन्हें उठाने में भी मुश्किल होने लगी थी। वे इतने हैरान थे कि उन्होंने बाकी लॉकर्स की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। उनके दिमाग में एक ही बात थी। समय रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था और सूरज उगने से पहले उन्हें कुंदरपल्ली की सीमा से बाहर निकलना था। उनके बैग का वजन इतना ज्यादा हो गया था कि चलते वक्त उन पर दबाव साफ दिख रहा था, लेकिन लालच और डर का मिलाजुला एहसास उन्हें तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। उन्हें यह भी अंदाजा था कि अगर ये 48 किलो सोना उनके हाथ ना लगा होता तो वे शायद पूरी रात यहीं रुकते, लेकिन किस्मत उनके साथ थी। या कहें कि उन मासूम किसानों की बदकिस्मती इतनी भारी थी कि चोर को अपनी मेहनत का फल उम्मीद से कहीं ज्यादा मिल गया। आधी रात का वो सन्नाटा, गैस कटर की जलती हुई आग और उन बेबस किसानों की जिंदगी भर की कमाई अब उन लुटेरों के थैलों में थी। काम पूरा होते ही वे उसी मवेशी शेर के रास्ते से वापस गायब हो गए, जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। पीछे रह गई तो बस एक कटी हुई तिजोरी और उन सैकड़ों परिवारों की बदकिस्मती जो सुबह होते ही अपना सब कुछ लुट जाए का मातम मनाने वाले थे। शनिवार की सुबह कुंदरपल्ली में सूरज तो निकला, लेकिन साथ लेकर आया एक ऐसा मंजर जिसने सबकी रूह कंपा दी। बैंक के मैनेजर ने जैसे ही शटर उठाया, सामने का नजारा देख उसकी चीख निकल गई। तिजोरी खुली थी, मखमली थैलियां बिखरी थी और बैंक का करोड़ों का सोना हवा हो चुका था। कुछ ही घंटों में खबर आग की तरह फैली और बैंक के बाहर लोगों का हुजूम बढ़ पड़ा। ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये 10,500 परिवारों के सपनों का कत्ल था। बैंक के बाहर वे किसान, मजदूर और रिटायर्ड फौजी बिलख रहे थे, जिनकी पूरी जमा पूंजी उस तिजोरी में थी। किसी की बेटी की शादी का गहना था तो किसी के खेत का इकलौता सहारा। लेकिन इस दर्द के बीच बैंक का रवैया और भी असंवेदनशील था। जब लोग मदद की गुहार लगाने गए तो बैंक के कुछ अधिकारियों ने उल्टे किसानों को ब्याज भरने की बात कहकर जख्मों पर नमक छिड़क दिया। गुस्सा इतना बढ़ गया कि लोग सड़कों पर उतर आए, चक्का जाम कर दिया और नारेबाजी करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में 10 स्पेशल टीमों का गठन किया गया, जिन्हें हर हाल में सोना बरामद करने का टास्क दिया गया। सबसे पहले क्राइम सीन पर एक्सपर्ट्स और स्निफर डॉग्स को बुलाया गया। खोजी कुत्ते ने जैसे ही बैंक की दहलीज से सूंघना शुरू किया तो वह एक दिशा में दौड़ पड़ा। पुलिस की टीम उसके पीछे पीछे भागी। कुत्ता बैंक से करीब 500 मीटर दूर विपनापल्ली जंक्शन रोड पर जाकर रुक गया और वहां से आगे नहीं बढ़ा। इस सुराग ने पुलिस के होश उड़ा दिए। इसका मतलब साफ था, चोरों ने 48 किलो सोना पैदल नहीं ढोया था। उन्होंने उसे हाथ ठेले या किसी ट्रॉली जैसी चीज पर रखकर वहां तक पहुंचाया था और उस जंक्शन पर पहुंचते ही उसे किसी तेज रफ्तार गाड़ी में डाल दिया गया था। वहां से गाड़ी इस दिशा में गई। इसका कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, क्योंकि उस रूट पर कोई कैमरा ही नहीं था। दिन बीतते गए, टीमें बदलती गई, लेकिन पुलिस को कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल रहा था। वो विपनापल्ली जंक्शन मानो एक डेड एंड बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे चोरों ने हवा में गायब होने की कला सीख ली हो। क्या ये अपराधी हमेशा के लिए गायब हो गए थे, या फिर उन्होंने पुलिस की नाक के नीचे से कोई ऐसी चाल चली थी जिसे पकड़ना किसी नामुमकिन पहेली जैसा था। विपनापल्ली जंक्शन पर आकर पुलिस की जांच जिस तरह से ठिठक गई थी, उसे लग रहा था कि ये केस कभी हल नहीं हो पाएगा। पुलिस की 10 टीमें अंधेरे में तीर चला रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपनी परछाई कहीं ना कहीं छोड़ ही जाता है। इस बार वह गलती थी गैस कटर का इस्तेमाल करने का तरीका। पुलिस ने जब फॉरेंसिक जांच की तो उन्हें एक बारीक सी बात समझ आई। जिस तरह से तिजोरी का लोहा काटा गया था, वह किसी मामूली चोर का काम नहीं था। ये एक खास तकनीक थी। धातु को पिघलाने का तरीका और कट का तापमान बनाए रखने की वह कला सिर्फ उन कारीगरों के पास होती थी जो उत्तर प्रदेश के बरेली के बेल्ट में काम करते थे। तमिलनाडु पुलिस ने अपनी जांच का रुख उत्तर की ओर मोड़ा। उन्होंने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया और अंततः वे अबरार हुसैन तक पहुंच गए। अबरार वह कड़वा सच
था जिसने उस रात तिजोरी को मक्खन की तरह काटा था। अबार की गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस को पता चला कि ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़े नेटवर्क का काम है। जांच की सुई घूमते घूमते दिल्ली के जामिया नगर तक जा पहुंची। मई का महीना था जब पुलिस ने लायक अली नाम के एक शख्स को दबोचा। लायक अली इस गैंग का वह सॉफ्टवेयर था जिसने पूरे सिंडिकेट का कच्चा चिट्ठा खोल कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि जो लोग तमिलनाडु में बैंक लूट रहे थे वे असल में दिल्ली और यूपी के उन इलाकों में छिपे थे जहां घुसना पुलिस के लिए भी आसान नहीं होता। लायक अली के मुंह से निकले एक एक नाम ने पुलिस के होश उड़ा दिए। ये एक ऐसा अंतरराज्यीय गैंग था जो सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि 5 राज्यों में डकैती का नेटवर्क चला रहा था। वे हर शहर को एक टारगेट की तरह देखते थे। अगस्त 2015 की वो रात दिल्ली की तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तमिलनाडु पुलिस ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मिलकर एक ऐसा जाल बिछाया जिससे बच पाना नामुमकिन था। पुलिस को खबर मिली कि गैंग के मास्टरमाइंड किसी बड़ी वारदात की फिराक में सराय काले खान के इलाके में जमा होने वाले हैं। दिल्ली की उमस भरी उस रात में सराय काले खान बस टर्मिनल के पास सादी वर्दी में तैनात पुलिस के जवान हर आने जाने वाली गाड़ी पर नजर रखे हुए थे। तभी एक रेनॉल्ट पल्स कार वहां कर रुकी। पुलिस को शक था कि इसी कार में वह अपराधी सवार हैं जिन्होंने कुंदरपल्ली के किसानों की पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। जैसे ही गाड़ी के दरवाजे खुले पुलिस की स्पेशल टीम ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। सराय काले खान के उस शोर शराब वाले इलाके में अचानक सन्नाटा पसर गया। कार के अंदर गैंग के 4 मास्टरमाइंड बैठे थे, यूसुफ, सादिक अली, फहीम और अजहर अली। ये वही चेहरे थे जो तमिलनाडु के उस बैंक में अंधेरे के साए में नाच रहे थे। उनके पास से बरामद हथियार और नकदी ने यह साबित कर दिया कि वे एक खतरनाक गैंग का हिस्सा थे। जब पूछताछ शुरू हुई तो जो सच्चाई सामने आई वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। ये लोग कोई लोकल चोर नहीं थे। इनका एक पूरा सिस्टम था। एक टीम रेकी करती थी, दूसरी टीम गैस कटर एक्सपर्ट्स की थी और तीसरी टीम चोरी का सोना ठिकाने लगाने का काम करती थी। 5 राज्यों में इन्होंने जिस तरह से अपना आतंक फैला रखा था उसे देखकर पुलिस के अफसर भी हैरान थे। कुंदरपल्ली का वह बैंक बस उनका एक प्रोजेक्ट था। वे लोग इतने शातिर थे कि वारदात के बाद वे एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग जाते थे ताकि कानून उन्हें ट्रैक न कर सके। लेकिन इस बार उनका पाला देश की सबसे बेहतरीन जांच एजेंसियों से पड़ा था। सराय काले खान में पकड़े गए इन चारों चेहरों ने न सिर्फ कुंदरपल्ली की डकैती का सच चुगला बल्कि उस पूरे नेटवर्क को भी बेनकाब कर दिया जो देश की सुरक्षा और आम आदमी की मेहनत की कमाई के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ था। सराय काले खान की उस गिरफ्तारी ने न सिर्फ उन 10,500 किसानों को न्याय की उम्मीद दी बल्कि यह भी दिखाया कि कानून के हाथ भले ही देर से पहुंचे लेकिन वे इतने लंबे सच